की प्लेस ऑफ सप्लाई की इंपॉर्टेंस यही है, टू डिटरमिन वेदर द सप्लाई इज द इंटर स्टेट सप्लाई और सप्लाई इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज ए लीगल कॉन्सेप्ट, इसको आप इंट्यूजन के साथ कंफ्यूजन में नहीं आएंगे और ना ही प्लेस ऑफ सप्लाई को आप बिलिंग एड्रेस या डिस्पैच एड्रेस के साथ कंफ्यूज करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई प्योरली एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोगों ने कई सारा एग्जाम्पल भी लिया था पीछे। आज हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में जानेंगे कि किस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। और मैंने आपको बताया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई एक्चुअली कहाँ डिस्कस किया गया है, आईजीएसटी में। आईजीएसटी ये बताता है कि किस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। आईजीएसटी में इन टोटलिटी सेक्शन 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 4 सेक्शन है। ये चारों सेक्शन ये बताएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सेक्शन 10 एंड 11 ये डील करता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। सेक्शन 12 एंड 13 ये डील करता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। कि अगर गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये जानने के लिए आपको क्या देखना है, सेक्शन 10 एंड 11, 12 एंड 13 प्लेस ऑफ सप्लाई ये कब ये क्या डील करता है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई डील करता है यदि आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमिन्ड बाय द 12 एंड 13। जो 10 और 11 है उसमें क्या डिफरेंस है इसे थोड़ा समझ लीजिए। 10 और 11 दोनों ही किसके लिए, गुड्स के लिए। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द गुड्स शैल बी डिटरमिन्ड बाय सेक्शन 10 एंड 11। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द सर्विसेज शैल बी डिटरमिन्ड बाय सेक्शन 12 एंड 13। तो सर 10 और 11 दोनों ही अगर गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करता है तो 10 और 11 में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर डोमेस्टिक सप्लाई हो रही है, डोमेस्टिक सप्लाई का मतलब विद इन इंडिया, अगर गुड्स की डोमेस्टिक सप्लाई हो रही है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन होगा सेक्शन 10 से। यदि गुड्स के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का केस है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन होगा सेक्शन 11 से। आपको याद आ रहा है ना, गुड्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी का कुछ अलग प्रोविजन था, सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जीएसटी का कुछ अलग प्रोविजन था। आपको याद आ रहा है, मैंने आपके साथ बिजनेस प्रोसेस मॉडल डील किया था। उस बिजनेस प्रोसेस मॉडल डील में मैंने आपको बताया था कि गुड्स की अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो उसमें, और सर्विसेज की एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। गुड्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, गुड्स की ट्रेल बनी हुई होती है, उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। सर्विसेज की ट्रेल नहीं बनी हुई होती है। गुड्स के केस में कस्टम लॉ एप्लीकेबल होता है, सर्विसेज के केस में कस्टम लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। कई सारे डिफरेंसेस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, सेक्शन 10 कब एप्लीकेबल होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई। डोमेस्टिक सप्लाई का मतलब क्या हुआ, अदर देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और सेक्शन 11 कब एप्लीकेबल होगा, when the place of supply is to be determined in relation to export and import of goods। बात क्लियर, ठीक है। अब आइए सेक्शन 10 देखिए क्या डील करता है। सेक्शन 10 कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स शैल बी डिटरमिन्ड। कैसे कैसे, सेक्शन 10 का पहला क्लॉज वो क्या कहता है, if supply occasions the movement of goods, if supply occasions the movement of goods। सेक्शन 10 के नीचे क्लॉज ए लिखिए। क्लॉज ए में लिखिए क्या, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट। ए के बाद 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, 5-6 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद बी में लिखिए, बी में लिखिए सप्लाई ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। सप्लाई ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। सप्लाई ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, बी में। फिर 4-5 लाइन छोड़ दीजिए और फिर लिखिए सी में सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट।
फिर 2-4 लाइन छोड़ दीजिए और आगे लिखिए पॉइंट नंबर डी। डी में लिखिए इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग ऑफ गुड्स। इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग ऑफ गुड्स। और लास्ट में एफ लिखिए 2-4 लाइन छोड़कर, गुड्स ऑन बोर्ड। गुड्स ऑन बोर्ड, BOARD, गुड्स ऑन बोर्ड। ठीक है। सेक्शन 10 में इन टोटलिटी ये 5 सिचुएशन दिए गए हैं। इन 5 सिचुएशन के साथ हम डील करेंगे। सेक्शन 10 में हम इन 5 सिचुएशंस के साथ डील करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करने के लिए। वो 5 सिचुएशन कौन कौन से हैं? पहला सिचुएशन है व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट। ए और सी को पहले आप देखिए, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर सी। बी को अभी हम डील नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर ए क्या है? व्हेन गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट। पॉइंट नंबर सी क्या है? व्हेन गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। अच्छा, एक बात आपको पता है, इस कॉन्सेप्ट को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं अपने बिजनेस प्रोसेस मॉडल में, और इस बात को हम लोग तय कर चुके थे कि हर मूवमेंट सप्लाई होगा ये जरूरी नहीं है। सप्लाई एक अलग कॉन्सेप्ट है, मूवमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस बात को हमने पहले ही डील कर लिया है। याद आ रहा है आप लोगों को कि सप्लाई एक अलग कॉन्सेप्ट है, मूवमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। हर मूवमेंट सप्लाई हो जरूरी नहीं है। हर मूवमेंट सप्लाई हो जरूरी नहीं है, और हर सप्लाई के केस में मूवमेंट हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर आपको याद आ रहा हो, हम जॉब वर्क के लिए गुड्स भेज रहे थे, तो हम वहां पे क्या लगाते थे? डिलीवरी चालान। और मैंने आपको क्या बोला था कि यदि मूवमेंट जो हो रही है वो मूवमेंट सप्लाई की वजह से हो रही है तो हम टैक्स इनवॉइस यूज करते थे। सिर्फ मूवमेंट है लेकिन सप्लाई नहीं है तो हम डिलीवरी चालान यूज करते थे। याद आ रहा है ना आपको? डिलीवरी चालान, टैक्स इनवॉइस हमने पीछे डिस्कस किया हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर सप्लाई मूवमेंट होगा ये जरूरी नहीं है, और हर मूवमेंट सप्लाई होगा ये भी जरूरी नहीं है। ये बात हम लोगों ने पहले ही डील करके रखी हुई है कि सप्लाई और मूवमेंट दो अलग अलग चीज है। अब देखिए पॉइंट नंबर ए क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। यदि गुड्स की मूवमेंट भी है, सप्लाई जो है वो गुड्स की मूवमेंट के बगैर अगर पूरी नहीं हो सकती, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा ये पॉइंट नंबर ए बताएगा। और पॉइंट नंबर सी कब अप्लाई होगा? कि व्हेन देयर इज सप्लाई बट देयर इज नो मूवमेंट। सप्लाई तो है लेकिन मूवमेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ऐसे सोचो, वैसे तो हमने थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई इसको पहले करके रखा हुआ है। सप्लाई है और मूवमेंट भी है, तो ये बात डाइजेस्टेबल लगती है कि हाँ जी सर ठीक कह रहे हो। सप्लाई अगर हम कोई चीज करेंगे तो सप्लाई करेंगे तो वी हैव टू मूव द गुड्स। जब तक गुड्स की मूवमेंट नहीं होगी, जब तक मेरे पास से बायर के पास गुड्स नहीं जाएगा, जब तक ये गुड्स की मूवमेंट नहीं होगी, तब तक सप्लाई कैसे कंप्लीट होगी? तो सप्लाई अगर हो रही है विथ मूवमेंट हो रही है, तो ये बात तो आप सही कह रहे हो कि मूवमेंट के साथ ही सप्लाई होनी चाहिए। ये बात तो क्लियर है। अब दूसरी बात, लेकिन एक दूसरी बात भी है, और वो दूसरी बात क्या है कि देयर कैन बी द सप्लाई विदाउट मूवमेंट। मूवमेंट के बगैर भी सप्लाई हो सकती है। मतलब सप्लाई हो रही है लेकिन गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही, यानी कि गुड्स मेरे पास से बायर के पास नहीं जा रहा है, रिसिपिएंट के पास नहीं जा रहा है, फिर भी देयर इज सप्लाई। आपको अगर याद हो या पता नहीं मैंने आपके साथ डिस्कस किया या नहीं किया है, मोल्ड्स एंड डाइज ये समझते हैं ना आप? मोल्ड्स एंड डाइज, मोल्ड्स एंड डाइज समझते हैं ना? डाई मतलब वो मान लो जैसे कि फुटवियर इंडस्ट्री में जो आपके फुटवियर्स बनते हैं वो डाई के बेसिस पर बनते हैं। फुटवियर का डाई पहले बनता है, उस डाई में मटेरियल डाल करके आपका फुटवियर प्रिपेयर किया जाता है। तो डाई आप समझते हैं, फुटवियर इंडस्ट्री में हो, या जैसे ऑटोमोबाइल में जो टायर इंडस्ट्री होती है, टायर इंडस्ट्री देखते हैं ना, जो ऑटोमोबाइल्स में जो कार वगैरह में जो टायर लगती है,
उसकी भी डाई होती है, ठीक है। तो डाई, मोल्ड्स एंड डाइज, इसके केस में नॉर्मली ये होता है। मोल्ड्स एंड डाइज के केस में एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा फटाफट। सप्लाई अकेजन्स मूवमेंट, सप्लाई डज नॉट अकेजन्स मूवमेंट, इन दोनों का डिफरेंस। मान लीजिए कि दिल्ली में कोई एक फैक्ट्री है एबीसी लिमिटेड, वो फुटवियर बनाती है, लोकल कंपनी है, वो फुटवियर बनाती है, लोकल कंपनी है वो। फर्ज करो कि उसे रिलैक्सो से एक ऑर्डर मिला कि भाई रिलैक्सो ने उसे ऑर्डर दिया कि फुटवियर आपको बनानी है। फुटवियर का ऑर्डर उसे मिल गया। अब वो जो फुटवियर बनाएगा रिलैक्सो के लिए, बोला कि आप फुटवियर बना करके मुझे दे देंगे, रिलैक्सो उसमें अपना मुहर लगाएगी और मार्केट में रिलैक्सो के नाम से सेल होगा। ऐसा होता है अमूमन, ठीक है। रिलैक्सो ने अपना क्वालिटी इंस्पेक्शन चेक वेक सारा चीज करवा लिया कि हम जिस क्वालिटी का चाह रहे हैं आपको उसी क्वालिटी का बनाना है। एबीसी लिमिटेड तैयार हो गई। लेकिन एबीसी लिमिटेड ने बोला कि देखो साहब, ऐसा है कि जब मैं आपकी फुटवियर बनाऊंगा ना, तो फुटवियर बनाने के लिए डाई की जरूरत होती है, तो मुझे आपके लिए डाई भी बनानी पड़ेगी। एबीसी लिमिटेड ने बोला ऑफ कोर्स आप डाई भी बनाओ। तो एबीसी लिमिटेड ने बोला जब मैं आपके लिए डाई बनाऊंगा तो डाई की अलग प्राइस होगी, क्योंकि वो तो वन टाइम कॉस्ट है, उसकी अलग प्राइस होगी। और फुटवियर की प्राइस के साथ वो इंक्लूड नहीं हो पाएगा। फुटवियर की तो मैं अलग कोटेशन आपको दूंगा, लेकिन डाई की प्राइस आपको अलग से देनी पड़ेगी। रिलैक्सो ने बोला कोई बात नहीं है, आप डाई बनाओ। तो क्या किया उसने, डाई बनाया, ठीक है। अब जो एबीसी लिमिटेड है वो रिलैक्सो के ऊपर दो चीजों की बिलिंग करेगा, एक तो डाई की बिलिंग करेगा और दूसरा जो फुटवियर्स उसने रिलैक्सो के लिए बनाए उसके लिए भी बिलिंग करेगा। लेकिन दोनों बिलिंग में डिफरेंस क्या होगा कि जब वो डाई के लिए बिलिंग करेगा, डाई की बिलिंग में वो डाई, अब आप जरा सोच करके थोड़ा लॉजिकली आंसर देना कि क्या रिलैक्सो ये बोलेगा एबीसी लिमिटेड को कि नहीं, तुमने जो डाई बनाया है वो डाई पहले तुम मेरे पास वापस करो, मुझे पहले डिलीवर करो, फिर मैं उसे तुम्हें वापस दूंगा। आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा भी कॉमर्शियल और साइंटिफिक है ये तरीका? भाई उस डाई से काम किसको करना है, एबीसी लिमिटेड को काम करना है। तो रिलैक्सो वाला बोलेगा कि आपने डाई बना लिया, ये अच्छी बात है, उस डाई को मेरे पास डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने अपने लिए बनाई है ना, क्योंकि आपको उससे फुटवियर बनाने हैं, तो वो डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसकी बिलिंग कर दीजिए मेरे पास। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डाइस के केस में देयर इज सप्लाई बट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स। डाई की मूवमेंट नहीं हो रही है, डाई तो एबीसी लिमिटेड के पास ही रह गई, डाई की मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन डाई की बिलिंग हो रही है। देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स बट देयर इज नो सप्लाई। बात समझ में आ रही है आपको? देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स बट देयर इज नो सप्लाई। लेकिन फुटवियर की जब वो बिलिंग करेगा, तो फुटवियर की बिलिंग करने के टाइम पर क्या एबीसी लिमिटेड कह सकता है कि फुटवियर में आपको मूव तो नहीं करूंगा, केवल फुटवियर की बिलिंग करूंगा? अरे फुटवियर की तो बिलिंग जब वो करेगा तो उसको तो फुटवियर देना पड़ेगा ना। लेकिन समझना यही है कि एक किसके साथ डील करेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट। यानी कि जो फुटवियर की बिलिंग हो रही है उसके लिए तो क्लॉज ए एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो डाई की बिलिंग करेगा एबीसी लिमिटेड उसके लिए क्लॉज ए एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल होगा? क्लॉज सी। बात समझ में आई आपको रितिका, रेनू? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अब आते हैं कि अब देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ क्या। ये तो मैंने ए और सी में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया। अब हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करेंगे। लॉ क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले लॉ कहता है कि इफ गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट, इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन दैट केस place of supply involves movement of goods either by supplier or by recipient or by any other person। मूवमेंट कौन कर रहा है गुड्स का? या तो सप्लायर, या तो बायर, या फिर एनी अदर पर्सन। या तो सप्लायर, या तो रिसिपिएंट, या एनी अदर पर्सन। मूवमेंट ऑफ गुड्स either by the supplier or by the recipient or by any other person, then the place of supply will be the location where the movement is terminated
for the purpose of delivery, where the movement is terminated for the purpose of delivery. तो जहां पे आपने एक क्लॉज में लिखा है ना, एक क्लॉज में जहां पर आपने लिखा है, क्लॉज ए में लिखा है आपने सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसके नीचे पहला लाइन लिखिए जो की लाइन है, जो की लाइन है वो मैं आपको समझा रहा हूं. मूवमेंट में बी इनिशिएटेड, movement may be initiated by supplier, comma, recipient or any other person, or any other person. ठीक है. और पॉइंट नंबर 2 लिखिए उसमें क्लॉज ए में ही, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, place of supply will be the location where the movement is terminated for the purpose of delivery. Movement is terminated for the purpose of delivery. ठीक है. अब जरा समझिए इसको, क्या ये कहना चाह रहा है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है. फर्ज कीजिए कि मेरा ऑफिस है, सीए का ऑफिस है मेरा दिल्ली में. ठीक है, आप मेरे सीए ऑफिस में जॉब करते हैं और फर्ज कीजिए कि आपका जो घर है वो है नोएडा में. डन. अब क्या हुआ कि मुझे अपने सीए ऑफिस के लिए मोबाइल चाहिए. तो शाम में जब आप जा रहे थे घर को, तो मैंने आपको बोला कि ऑफिस के लिए एक मोबाइल लेते आना. जो भी पैसे वैसे थे वो आपको मैंने दिए. अब आप गए और जा करके आपने नोएडा के किसी भी दुकान में एक मोबाइल परचेस किया. मोबाइल लेकर के आप घर गए. घर में मोबाइल आपने दिया अपने पेरेंट्स को, या घर में मोबाइल आपने रख दिया. एक मिनट, क्या हो गया इसे? एक मिनट. अब मान लीजिए कि आप गए और वो मोबाइल आपने अपने घर पर रखा. सुबह आप दफ्तर आए और दफ्तर आकर के आपने वो मोबाइल दे दी, जमा कर दी कि सर ये लो मोबाइल आपने दिया था परचेस करने के लिए. आपको अब आंसर क्या करना है, ध्यान से सोच के, कि मोबाइल वाले ने जब आपको मोबाइल दिया तो साथ में बिल भी दिया होगा, मोबाइल का इनवॉइस दिया होगा. उस इनवॉइस पर सप्लायर ने, मोबाइल के सप्लायर ने सीजीएसटी एसजीएसटी लगाई होगी या आईजीएसटी लगाई होगी. आपको ये आंसर देना है. ये आंसर देने से पहले आपको डिटरमिन क्या करना है कि मोबाइल के सप्लायर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. वो नोएडा होगा या दिल्ली होगा. अगर प्लेस ऑफ सप्लाई नोएडा होगा तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई यदि दिल्ली होगा तो वो आईजीएसटी लगाएगा. तो आपको सबसे पहले ये डिटरमिन करना है. अब जब ये डिटरमिन करना है तो ये डिटरमिन करने के लिए आप कहां पहुंचेंगे, सेक्शन 10 के पास. सेक्शन 10 का पहला क्लॉज क्या है, व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट. तो ये जो आपने मोबाइल परचेस किया है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए जरा,
वेदर दिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट और नॉट, क्या ये ए केस में फॉल करेगा या बी क्लॉज में फॉल करेगा या सी में या डी में या ई में, किस क्लॉज में ये फॉल करेगा? ये ए में फॉल करना चाहिए, बोलिए क्यों ए में फॉल करना चाहिए? क्योंकि ए देखिए ध्यान से क्या कहता है वो, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, और ये मूवमेंट कौन करेगा? ईदर बाय सप्लायर और बाय रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन। जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इस केस में मूवमेंट कौन कर रहा है? सप्लायर कर रहा है, रिसिपिएंट कर रहा है, या कोई थर्ड पर्सन कर रहा है मूवमेंट? इस केस में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द गुड्स? सप्लायर तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। सप्लायर को क्या मतलब है, उसने अपने काउंटर पर आपको मोबाइल दिया, उसका काम खत्म। तो सप्लायर इज नॉट मूविंग द गुड्स। रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन है? मेरा फॉर्म यानी कि प्रत्युष पराशर एंड कंपनी, सीए फॉर्म। तो मेरा फॉर्म भी रिसिपिएंट, क्योंकि फॉर्म बीइंग द आर्टिफिशियल पर्सन, वो तो कोई चीज रिसीव कर ही नहीं सकता। ही इज नॉट द रिसिपिएंट, वो गया ही नहीं है फिजिकली, वो तो मूवमेंट कर ही नहीं सकता। तो हु इज मूविंग द गुड्स? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रत्युष पराशर एंड कंपनी, और रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आप है। तो हियर इन मूवमेंट इज इनिशिएटेड बाय एनी अदर पर्सन। सप्लायर गुड्स को मूवमेंट कब करता है? व्हेन द सप्लायर मूव्स द गुड्स, व्हेन द एग्रीमेंट इज सीआईएफ बेसिस। When the agreement is FOB basis, who is moving the goods? Recipient is moving the goods. आप लोगों ने अगर मेरे साथ बैलेंस शीट की है तो वहां पे आपको याद होगा CIF और FOB के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था आपसे, ठीक है? अगर आपने की है तो वहां पे किया होगा आपके साथ, नहीं की है तो आप इत्मीनान रखिए, बैलेंस शीट की क्लास में हम CIF और FOB को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब ये बात हो गई। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब यहां पर बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद फिर क्या कहता है? Then what will be the place of supply? The place of supply will be the location where the movement has been terminated for the purpose for the delivery to the recipient. अब where the movement is terminated for delivery to the recipient, ये पूरे लाइन को आप एक वर्ड की तरह समझें। ये पूरे अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक है। इस पूरे लाइन को आप एक तरह से समझें। मूवमेंट का टर्मिनेशन जहां होगा वो लोकेशन नहीं। हमने सिर्फ ये नहीं बोला कि वेयर द मूवमेंट इज टर्मिनेटेड, ये बोल करके चुप नहीं रही है। लॉ क्या कह रही है? मूवमेंट इज टर्मिनेटेड फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। किसी और वजह से अगर मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है तो उस केस में उसे टर्मिनेशन नहीं माना जाएगा, उसे माना जाएगा कि गुड्स इज कंटिन्यू टू बी मूविंग। मतलब आप मोबाइल लेकर के अपने घर पर आए, रात भर वो मोबाइल आपके घर पर रही, तो इसका वहां पे मूवमेंट टेक्निक थियोरिटिकली तो वहां मूवमेंट टर्मिनेट हो गई, लेकिन लॉ कहता है कि नहीं, मैं इसे टर्मिनेशन मानूंगा ही नहीं। मैं तो मूवमेंट की टर्मिनेशन कब मानूंगा? व्हेन मूवमेंट इज टर्मिनेटेड फॉर द डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट को डिलीवर आपने जहां पे किया उस जगह पर मैं मानूंगा कि मूवमेंट टर्मिनेट हुआ है। उसके पहले अगर किसी और वजह से मूवमेंट टर्मिनेट होती है तो हम उस केस में उसे टर्मिनेशन मानेंगे ही नहीं। और what will be the place of supply? Where the movement is terminated for delivery. मूवमेंट कहां टर्मिनेट हुई डिलीवरी के लिए? दिल्ली में। दिल्ली में टर्मिनेट हुई है मूवमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। इसलिए इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुई? दिल्ली। और क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हुई, इसलिए सप्लायर क्या चार्ज करेगा? IGST। हाँ, जरूर एक बात है, यहां पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तभी एप्लीकेबल है जब आपने मेरी फर्म का GSTN नंबर दिया हो उसे। अगर GSTN नंबर ही आपने नहीं दिया है तो सप्लायर के लिए रिसिपिएंट आप ही मान लिए जाएंगे ना। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं, जब आप GSTN नंबर देंगे तो उस GSTN नंबर में पहला जो 2 कोड होता है वो स्टेट का कोड होता है।
तो फिर वो मान लेगा कि भाई रिसिपिएंट तो दिल्ली में है, तो मूवमेंट विल टर्मिनेट एट दिल्ली, इसलिए वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखेगा दिल्ली। लेकिन जब आप जीएसटीएन देंगे ही नहीं, फिर तो वो ये मान लेगा ना कि मेरी सप्लाई आप ही रिसिपिएंट है, एंड मूवमेंट इज टर्मिनेटेड एट द मोमेंट व्हेन द गुड्स इज डिलीवर्ड टू यू। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ये थोड़ी बारीक बात है कि आप समझिए कि एक ही आदमी को हम गुड्स दे रहे हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। जब आप जीएसटीएन देंगे तो कुछ और इंटरप्रिटेशन, जीएसटीएन नहीं देंगे तो कुछ और इंटरप्रिटेशन। अब इसी से लेते लेते फटाफट पॉइंट नंबर सी समझ लीजिए। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था फुटवियर का, फुटवियर का। पहले ये समझ लीजिए, ये नोट कीजिएगा 2 मिनट में, नोट कीजिएगा 2 मिनट के बाद, इसको समझ लीजिए। कहता है कि इफ द गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, यदि वो मूवमेंट को इन्वॉल्व नहीं करता है, देन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कहता है प्लेस ऑफ, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर द गुड्स इज लाइंग रेडी फॉर द डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। जहां पे गुड्स है डिलीवरी पोजीशन में देने के लिए तैयार, रेसिपिएंट को देने के लिए तैयार, जहां गुड्स रखी हुई है उसी जगह को मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। बात समझ में आई आपको? तो अब जरा सोचिए, जो अभी मैं फुटवियर का केस कह रहा था आपको, फुटवियर के केस में जब एबीसी लिमिटेड बिलिंग करेगा, एबीसी लिमिटेड जो कि दिल्ली में है और रिलैक्सो जो कि नोएडा में है, तो एबीसी लिमिटेड जब बिलिंग करेगा, तो फुटवियर का जब बिलिंग करेगा तो उस समय वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेगा? दिल्ली। बिकॉज सॉरी डाई की जब बिलिंग करेगा, मोल्ड्स एंड डाई की जब बिलिंग करेगा, उस केस में वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेगा? दिल्ली। व्हाई? बिकॉज मोल्ड्स एंड डाई इज द गुड्स वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, और क्योंकि वो मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता है, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? द लोकेशन वेयर द गुड्स इज लाइंग। और गुड्स कहां पड़ा हुआ है? एबीसी लिमिटेड की फैक्ट्री में, यानी कि डाई कहां पड़ी हुई है? एबीसी लिमिटेड के फैक्ट्री में। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, तो बिलिंग क्या हो जाएगी? सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन जब फुटवियर की डिलीवरी करने लगेगा तो फुटवियर किसमें फॉल करेगा? फुटवियर फॉल करेगा क्लॉज ए में, और उस केस में गुड्स की डिलीवरी, लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? लोकेशन वेयर द मूवमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी। कहां? फुटवियर की डिलीवरी कहां कंप्लीट होगी? मूवमेंट कहां कंप्लीट होगी? नोएडा में। तो उस केस में वो क्या करेगा? आईजीएसटी की बिलिंग, क्योंकि उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई दिल्ली, तो बिलिंग क्या हो जाएगी? आईजीएसटी। मतलब आप देख रहे हैं, क्लासिक एग्जांपल है ये, कि एक ही बंदे को बिलिंग किया जा रहा है, रिलैक्सो को ही बिलिंग कर रही है, और बिलिंग करने वाला भी एबीसी लिमिटेड ही है। लेकिन जब डाई की बिलिंग कर रहा है तो वहां पे बिल में क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन जब फुटवियर की बिलिंग करेगा तो वहां पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। बात समझ में आई आपको? तो ये ए और सी हमने कर लिया। बी मैंने आपके साथ पहले ही एग्जाम्पल में किया हुआ है, एक बार फिर भी आप बी से गो थ्रू हो जाना। डी और ई, तो 3 बचे हुए हैं, 3 मैं आपके साथ अगली क्लास में ऐसे ही थोड़ा कर लूंगा, ठीक है, आप लोगों के साथ। अभी अब आप लोग 9 बजे वाली क्लास में आइएगा। एक मतलब क्या कहते हैं, 1 मिनट में ये क्लास अपनी ऑफ हो जाएगी, तो 9 बजे फिर से हम लोग मिलते हैं, राइट? चलिए, डन।